हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात किए थे वर्ड के बारे में। तो बताया था कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य होती है। जब हम वाक्य को छोटे भागों में तोड़ते हैं तो हमारा वाक्य जो है उपवाक्य में टूट जाता है। उपवाक्य को जब तोड़ते हैं तो हमारा उपवाक्य पदबंध में टूटता है, और पदबंध को तोड़ते हैं तो पद यानी शब्द में टूटता है, और जब शब्द को तोड़ते हैं तो वो अक्षर में, और अक्षर को जब तोड़ते हैं छोटे इकाई में तो वो ध्वनि या वर्ण में विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे वर्ड की, तो इससे हमारा जो परिभाषा निकल के आता है तो वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है, या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसको हम लोग वर्ड कहते हैं। दोस्तों, वर्ड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन में। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ड जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं, या कह सकते हैं कि जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ड की सहायता या हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, उसी को हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, बड़ी ई, ऊ, ये सब हमारे क्या हैं? स्वर हैं। व्यंजन की बात करें दोस्तों, तो व्यंजन वे वर्ड जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, यानी व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। इसलिए हम लोग वर्ड को व्यंजन को भी वर्ड में हम लोग रखते हैं, यानी जब व्यंजन में से हम लोग स्वर को हटा देते हैं तो उस व्यंजन का हम लोग उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए व्यंजन को भी हम लोग वर्ड में रखते हैं। इस मैंने बताया था कि ये जो प्रश्न है आपका इंटरव्यू में टीजीटी पीजीटी या आप कहें तो केवीएस में जब इंटरव्यू होता है तो ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे क को हम लोग दो भागों में तोड़ते हैं, क और अ में टूट जाता है, लेकिन ये जो क है जिसको हम लोग क में से अ को बाहर निकाल देते हैं तो इस क का उच्चारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वरों की संख्या की। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर कोई पूछे दोस्तों कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है तो हमारा जवाब होगा 11। अगर कोई पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। कोई पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या हमारी हो जाती है 10। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या हमारी हो जाती है 13। दोस्तों, यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, उच्चारण के आधार पर 35 और लिखने के आधार पर 39 यानी 39 है। यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं वर्ड के बारे में, वर्णमाला के बारे में, और वर्ड कितने होते हैं। तो टोटल वर्डों की संख्या हमने बताया था 52 यानी 52। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि स्वर को जो हिंदी भाषा में जो स्वर हैं हमारे 11 वो किस प्रकार से हैं। तो हिंदी भाषा में जो हमारे 11 स्वर हैं वो ये हैं: अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इसको हम लोग हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या मानते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल ये हमारे कितने हैं? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 इनको मानी जाती है। उच्चारण के आधार पर बात करें दोस्तों, तो उच्चारण के आधार पर हमने बताया था कि 10 स्वर होते हैं। तो वो 10 स्वर कौन कौन से हैं? वो हैं अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इसको जब आप काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे उच्चारण के आधार पे 10 स्वर हैं जिनको हम लोग पहचान सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लिखने के आधार पे स्वरों की संख्या। तो लिखने के आधार पे स्वरों की संख्या की बात करें तो ये हमारे 13 होते हैं: अ, बड़ा आ, ई, अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ और अंक अ। ये हमारा स्वरों की संख्या हमने जो बताई थी पिछले क्लास में कि स्वर हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। तो किस प्रकार से 11 जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं हमने बता दिया। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 बताए थे, वो 10 स्वर कौन कौन से हैं ये हमने बता दिया आपको। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या हमने 13 बताई थी। तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारे 13 स्वर हैं जो लिखने के आधार पर माने जाते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो दोस्तों, हमने स्वर को जाना कि स्वर क्या है। स्वर वे हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड हैं, जो बिना किसी वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हीं को हम लोग स्वर कहते हैं।
अब हम लोग बात कर रहे हैं स्वरों के वर्गीकरण की। तो स्वरों का वर्गीकरण हम लोग कई आधार पर करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, कह सकते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अन्य बात करें इसी तरह तो स्वरों का वर्गीकरण हम लोग कह सकते हैं कि अन्य वर्गीकरण में कहेंगे कि कौन कौन से हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि और कौन सा इसका प्रकार हो सकता है, तो वो हम लोग अभी इसके आगे बात करेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण हम लोग किस किस आधार पे किए हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो स्वरों की वर्गीकरण की बात करें दोस्तों, तो मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे, मात्रा उच्चारण काल के आधार पे, तो मात्रा के बारे में आपको पता है कि एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा क्या होती है। तो मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे, उच्चारण करने में कितना समय लगता है किसी भी वर्ड को, उसके आधार पे हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। इसको हम लोग मूल रूप से भी स्वरों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल कोई पूछे कि स्वरों को वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो हम लोग बोलते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण 3 रूप में किया जाता है, जिसकी हम लोग गिनती करते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में। कोई पूछे कि स्वरों का वर्गीकरण कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम लोग बोलते हैं 3 भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और ये प्लुत स्वर। इसको हम लोग मूल रूप में भी मानते हैं कि यही 3 होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि जीभ के आधार पे, तब हम लोग बात करेंगे कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर की। तो दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वर को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर इसको हम लोग कहते हैं। तीसरा हमारा क्या है, प्लुत स्वर। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर किसको कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण में करते समय कम से कम एक मात्रा का समय लगता है, मतलब कि सबसे कम समय लगे, यानी एक मात्रा का समय लगे, उसी को हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है दोस्तों छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि छोटे वर्ड का उच्चारण करना है तो यानी एक मात्रा का समय लगेगा, जिसको हम लोग एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और ई, इनकी संख्या की बात करें तो ये इनकी संख्या होती है 4। दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर की बात करें तो जिनके उच्चारण करते समय दोस्तों दीर्घ मिस होता है बड़ा, दीर्घ मिस होता है बड़ा, यानी वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से ज़्यादा, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा यानी 2 मात्रा का समय लगता होगा उच्चारण करते समय, उसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर यानी द्विमात्रिक स्वर। दोस्तों जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो बड़ी आ मतलब आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, औ और ओ और औ, तो ये हमारे क्या है, दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल हैं। और प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर अधिकतर आपको संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ओम, तो ओम बोलने में हमको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, यानी 3 मात्रा का समय लगता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण दीर्घ स्वर से ज़्यादा, मतलब कि दीर्घ स्वर से उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे, यानी कह सकते हैं कि 3 मात्रा का समय लगता होगा, उसको हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। दोस्तों ये था हमारा पहला कि स्वरों का वर्गीकरण, कि उच्चारण या मात्रा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पे, तो जीभ के प्रयोग के आधार पे बात करें तो पहला हम लोग बांटे हैं अग्र स्वर, मतलब जीभ का जो भाग है हमारा, तो वो अग्र स्वर है, मध्य स्वर है और पश्च स्वर। जैसे दोस्तों हमारे अब जीभ का आकार देखेंगे तो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार हमारे जीभ का आकार है। तो आगे वाले भाग को हम लोग अग्र, बीच वाले भाग को मध्य और पश्च वाले पीछे वाले भाग को पश्च हम लोग बोलते हैं। पश्च, मध्य और अग्र भाग, यानी आगे का भाग, बीच का भाग और पश्च मतलब पीछे का भाग। तो दोस्तों जीभ के प्रयोग के आधार पर हम लोग बात करें तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर की बात करें तो वे स्वर या वर्ड, स्वर के वर्ड जिनका उच्चारण में जीभ का आगे का भाग प्रयोग में लाया जाता है, जीभ के आगे के भाग का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अग्र स्वर। जैसे ई, बड़ी ई, ए और ऐ, इसके उच्चारण में हम लोग जीभ के अग्र भाग का प्रयोग करते हैं। मध्य स्वर की बात करें दोस्तों तो उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग प्रयोग में लाया जाता है, यानी वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय जीभ के मध्य भाग का प्रयोग हम लोग
करते हैं उसको हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। यानी अ जो है हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर बात करें तो ये जो स्वर है वो हमारा मध्य स्वर कहलाता है। पश्च स्वर की बात करें दोस्तों तो वे वर्ड जिनके उच्चारण करते समय जीभ के पिछले भाग यानी पश्च भाग का प्रयोग हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पश्च स्वर। जैसे आ, उ, बड़ा ऊ, ओ और औ। दोस्तों यह था हमारा जीभ के प्रयोग करने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं मुखाकृति के आधार पे। मुख की आकृति कैसी हो जाती है जब आप किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो मुख की आकृति किस प्रकार हो जाती है उसके आधार पे बात करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख की आकृति के आधार पे बात करें दोस्तों तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। वर्तुल स्वर कहते हैं, दूसरा है अर्धवर्तुल स्वर और प्रसिद्ध स्वर। तो वर्तुल स्वर क्या होता है कि वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख की आकृति कैसी हो जाती है, गोल, यानी वर्तुल आकार में हो जाती है, गोल आकार की हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं वर्तुल स्वर। जैसे ऊ का जब आप उच्चारण करते हैं तो आपकी मुख की आकृति कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। या बड़ी ऊ की आप जब उच्चारण करते हैं तो बड़ा ऊ का जब उच्चारण करेंगे तो आपकी मुख की आकृति क्या हो जाती है, गोल, यानी वर्तुल आकार की हो जाती है। औ और औ, ओ और औ, तो जब इस ओ और औ का भी उच्चारण करते हैं तो आपकी आकृति आप खुद से भी इसका उच्चारण करके देख सकते हैं कि आप जब इसका उच्चारण करते हैं तो आपके मुख का आकार जो है वो वर्तुलकार हो जाता है, यानी गोल आकृति हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं वर्तुल स्वर। दोस्तों अब बात करते हैं अर्धवर्तुल स्वर की। तो अर्धवर्तुल स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख की आकृति क्या हो जाती है, आधी गोल होती है। जिन वर्णों का उच्चारण आप करते हैं तो गोल तो होगा लेकिन आधा गोल होगा। जैसे अ और आ का जब उच्चारण करते हैं तो अर्धवर्तुल से इसको कहते हैं। जब इसका अ और आ का उच्चारण करेंगे तो आपकी मुख की आकृति जो है आधी गोल होती है। प्रसिद्ध स्वर क्या होता है, प्रसिद्ध मीन्स होता है फैलाव, प्रसिद्ध मीन्स होता है फैलाव या फैलना। तो दोस्तों प्रसिद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख की आकृति क्या हो जाती है, फैल जाती है, मुख की आकृति फैल जाती है। जैसे ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री। दोस्तों अभी हम लोग स्वरों के वर्गीकरण में 3 पढ़े हैं, मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे, जिसको हम लोग मूल रूप से भी मानते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण 3 रूप में हुआ है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिसमें हम लोग बात किए कि कौन से ह्रस्व स्वर होंगे, कौन से दीर्घ स्वर होंगे और कौन से प्लुत स्वर होंगे। फिर हमने बात किया दोस्तों जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो हमने बताया था कि जीभ हमारी जो होती है लंबी, आगे के भाग को अग्र भाग, बीच के भाग को मध्य भाग और पीछे के भाग को पश्च भाग कहते हैं। तो हम लोग जीभ के प्रयोग के आधार पर भी हम लोग बांट देते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर उच्चारण में जीभ का अगला भाग प्रयोग करते हैं, जैसे ई, ए, ऐ, जिसको हमने बताया कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। मध्य स्वर जीभ में के बीच वाले भाग का प्रयोग करते हैं, जैसे अ। और पश्च स्वर जीभ उच्चारण करते समय जीभ के पिछले हिस्से का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पश्च स्वर। मुखाकृति के आधार पर बात करें दोस्तों, फिर हम लोग बात किए मुखाकृति के आधार पे कि आपकी मुख की आकृति किस प्रकार हो जाती है। तो हमारी मुख की आकृति जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो गोल हो जाएगी, तो जिसको जब गोल हो जाएगी तो हम लोग कहते हैं वर्तुल स्वर। जब आधी गोल रहेगी तो उसको हम कहेंगे अर्धवर्तुल, और जब पूरा फैल जाएगा तो हम लोग कहेंगे प्रसिद्ध स्वर। जिसमें हम लोग बात किए दोस्तों, एग्जाम्पल देखें कि ऊ और बड़ा ऊ, ओ और औ, 4 ऐसे वर्ड हैं जिनको हम लोग उच्चारण करते समय हमारी मुख की आकृति कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। और अ और आ का उच्चारण करते समय हमारी जो मुख की आकृति है आधी गोल होती है। और प्रसिद्ध स्वर में हम बताए थे कि हमारी मुख की आकृति क्या है, फैल जाती है। तो ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी मुख की आकृति कैसी हो जाती है, वो फैल जाती है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि हमारी ओठों की स्थिति के आधार पे कि हमारा जब उच्चारण करते हैं तो ओठ हमारा कैसा हो जाता है। स्वरों का वर्गीकरण में हमारा चौथा जो है ओठों की स्थिति के आधार पे। तो ओठों की स्थिति के आधार पे हमारा ओठ जो है 2 प्रकार से हो जाता है, वो हो जाता है अवृत्तमुखी और एक हो जाता है वृत्तमुखी। वृत्त का पता है दोस्तों आपको कि वृत्त में भी क्या होता है, गोल होता है। तो हमारी ओठ की आकृति कैसी हो जाती है, गोल आकार की हो जाती है। अवृत्त में इसमें होता है कि हमारी ओठ की जो आकृति होगी वो गोल या गोल आकृति की नहीं होगी। तो अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। तो ओठों की स्थिति के आधार पर हम लोग 2 भागों में बांटते हैं स्वरों को, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी क्या होता है कि वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारी ओठ की आकृति कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है या वृत्त के आकार की नहीं होती है। अवृत्त में नहीं होती है मतलब कि गोल आकार की
नहीं होती है, गोलाकार नहीं होती। तो वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारी ओठ की जो आकृति है वो गोल नहीं होगी, उसको हम लोग कहते हैं अवृतमुखी। वो वे वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? वो है अ, आ, ई, बड़ी ई, ए और ऐ। जब आप इन 6 वर्डों का उच्चारण करते हैं तो आपकी मुख की जो ओठ की आकृति है वो क्या है? गोल नहीं होती है। वृत्तमुखी में बात करें दोस्तों, तो वे वर्ड जिनके उच्चारण करते समय हमारा ओठ क्या है? हमारा ओठ क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा, यानी वृत्तमुखी, मतलब वृत्त के आकार का हो जाता है। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। जब इन 4 वर्डों का उच्चारण आप करते हैं तो हमारा जो ओठ होता है वो क्या होता है? गोल आकार का हो जाता है। दोस्तों अब हम लोग 5वें की बात करें तो हवा के नाक व मुख से, हवा के नाक और मुख से निकलने के आधार पर बात करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हवा के नाक और मुख से निकलने के आधार पे हम लोग स्वरों को 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है निरअनुनासिक, एक होता है अनुनासिक। एक होता है निरअनुनासिक और एक होता है अनुनासिक। तो निरअनुनासिक क्या हो जाता है? वो होता है वे वर्ड जिनका उच्चारण केवल मुंह से होती है। जब आप उसका उच्चारण करते हैं तो हवा जो है मुख से निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं निरअनुनासिक। निर मतलब होता है निरअनुनासिक, नाक का प्रयोग ना हो, ठीक है। तो जिनका जब उसका उच्चारण करेंगे तो सिर्फ हवा जो है मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती है। यानी स्वर जो आपका जो बाकी जो स्वर हैं अ, आ, ई, इसमें आपका जब प्रयोग करते हैं तो नाक का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अनुनासिक, जिसमें उच्चारण करते समय हवा जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं अनुनासिक। नाक के साथ भी, मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अ, आ, ई, जैसे नाक का भी प्रयोग करेंगे आप तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा। दोस्तों अब हम लोग तीसरे की बात करें तो मुख विवर। मुख विवर मतलब क्या होता है? मुख द्वार, जिसको हम लोग कहते हैं मुख द्वार। तो मुख विवर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर आपका मुख किस प्रकार का खुल रहा है उसके आधार पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर बात करें तो स्वर को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। जैसे पहला है विवृतमुखी, विवृत यानी ओपन, अर्धविवृत माने हाफ ओपन, ठीक है। संवृत मतलब क्लोज और अर्धसंवृत मतलब हाफ क्लोज। दोस्तों विवृत क्या होता है? तो आप ओपन जानते हैं, जैसे इंग्लिश वर्ड जानते हैं ना, ओपन मीन्स खुल जाना। विवृत मतलब क्या? खुल जाना। तो वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार क्या हो जाता है? पूरा खुल जाता है। मुख द्वार, मुख का द्वार जो है पूरा खुल जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं विवृत मुखी, ठीक है। तो आ का उच्चारण जब करते हैं आ का, तो वो हमारा उच्चारण जब करेंगे तो वो क्या होता है? हमारा विवृत मुखी है। मुख द्वार जो होता है वो पूरी तरह से खुल जाता है। अर्धविवृत की बात करें तो उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला हो, जिनके उच्चारण में मुख का द्वार क्या हो? आधा खुला हो। तो जब आधा खुला की बात करेंगे तो अ जो है, जब अ का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख का द्वार है, अंदर से जो मुख का द्वार है वो आधा खुल जाता है। ए की बात करें तो हमारा जब ए का उच्चारण करेंगे तो मुख द्वार आधा खुलेगा। औ का जब उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार हमारा आधा खुल जाता है। समृद्ध की बात करें तो समृद्ध मीन्स होता है क्लोज। तो क्लोज मतलब कि हमारा जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख द्वार क्या होता है? वो बंद हो जाता है। मुख द्वार क्या हो जाएगा? हमारा बंद हो जाएगा। जैसे ई, ऊ मतलब छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ, बड़ा ऊ। जब उच्चारण करेंगे तो हमारा जब मुख का जो द्वार है वो बंद हो जाता है। अर्धसंवृत मतलब आधा बंद कब होगा? जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वो हमारा बंद हो जाता है, आधा मुंह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी ए और ओ करते का जब उच्चारण करेंगे आप तो हमारा मुख द्वार क्या होगा? आधा बंद हो जाएगा। दोस्तों 7वां जो है हमारा है वो है हमारा घोष के आधार पे, यानी घोष मतलब होता है हमारा कंपन, मुख में कंपन। तो घोषत्व के आधार पे बात करें तो मुख में कंपन, जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो स्वर तंत्रियाँ हैं उसमें क्या होता है? कंपन होता है। यानी घोष में होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होना, ठीक है। तो जो हमारे स्वर हैं, स्वर जितने भी स्वर हैं अबाध रूप से जब उसका उच्चारण करते हैं तो अबाध रूप से मुख से बाहर निकलते हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं घोष, ठीक है। स्वर तंत्रियों में कंपन होगा तो उसको हम लोग कहते हैं सघोष या घोष, ठीक है। तो हमारे जितने भी स्वर हैं सभी हमारे क्या हैं? घोष ध्वनि है, यानी सघोष ध्वनियाँ हैं। तो दोस्तों ये हमारे 7 जो थे
हमें पढ़े, और एक हमारा अन्य प्रकार का वर्गीकरण है जो हमें सभी मतलब कि बुकों में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हम लोग जब छोटे बच्चों की बुक को पढ़ते हैं 1 से 5 तक के बच्चों को, तो उसमें यह प्रकार आपको देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे कि स्वरों का ये जो अन्य वर्गीकरण है उसको भी हम लोग देखेंगे, जो अधिकतर आपको 1 से लेकर 5 तक के ग्रामर की बुक में आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो अन्य वर्गीकरण है, स्वर का जो अन्य वर्गीकरण है वो ये आपका है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दोस्तों आपको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से आप लोग पूरी तरह से परिचित हैं। आपको एक जो बढ़ता है वो है संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व मीन्स क्या होता है दोस्तों, पता है? छोटा। हमने पहले बताया कि ह्रस्व मीन्स होता है छोटा। तो यानी ह्रस्व में हम बताया था कि इसको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ और री, ये हमारा ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर यानी बड़ा। दीर्घ मतलब हमने बताया था क्या, बड़ा। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दो मात्रा मतलब ह्रस्व से बड़ा दो मात्रा का क्या लगता है, समय लगता है, उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा मतलब बड़ी ई हो गया, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ये बड़ी री है ये, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर की बात करें दोस्तों तो संयुक्त स्वर उस स्वर को कहते हैं जिन स्वरों का मतलब निर्माण दो स्वरों से होता है। दो स्वरों से होगा उसको हम लोग कहेंगे संयुक्त। संयुक्त मतलब होता है कम से कम दो का मिलान, ठीक है। तो दो लोग के मिलने से, तो यानी बात करें तो संयुक्त स्वर की बात कर रहे हैं, दो स्वर मिल रहे होंगे, यानी जो हमारे संयुक्त स्वर हैं दो स्वरों के मिलने से एक नया स्वर बन रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। ए जो है, ए का निर्माण अ और ई से है। अ और छोटी ई से मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं ए। ऐ का निर्माण अ और ए से होता है तो ये हमारा बन जाता है ऐ। ओ का निर्माण अ और ऊ से होता है तो ये बन जाता है ओ, और अ का निर्माण अ और ओ से होगा तो बन जाएगा औ। दोस्तों ये हमारा जो है संयुक्त स्वर है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि अ भी हमारा स्वर है और ई भी स्वर है, तो ये दो स्वरों के मिलने से हमारा एक तीसरा स्वर बना, वो है हमारा ए। यानी दो स्वरों के मिलने से जो तीसरे स्वर का निर्माण हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। इनकी संख्या भी क्या होती है, 4 होती है। इनकी संख्या भी चार होती है। तो ए का निर्माण अ और ई से हुआ है, ऐ का निर्माण अ और ए से हुआ है, ओ का निर्माण अ और ऊ से हुआ है, औ का निर्माण अ और ओ से हुआ है। दोस्तों ये आपका संयुक्त स्वर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और हमारे जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ज़्यादातर पूछता है स्वरों के उच्चारण स्थान से या व्यंजनों के उच्चारण स्थान से, किन वर्णों का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वरों का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो हम बात करें कि अगर याद करने का तरीका देखें तो अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिसको हमने बताया था कि हिंदी में स्वरों की संख्या कोई पूछता है तो क्या बोलते हैं, 11 होते हैं। इन्हीं स्वरों के से हमारा क्वेश्चन बनता है कि उच्चारण स्थान क्या होगा, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो दोस्तों अ का उच्चारण के स्थान की बात करें तो आप देखिए जब बोलेंगे अ, तो अ और आ बोलते हैं तो इनका उच्चारण हमारा कहाँ से होता है, कंठ से। अ और आ का उच्चारण जब करेंगे आप तो इसका उच्चारण होता है कंठ से तो आप देखेंगे कि भीतरी भाग से आप बोलते हैं। तो आप देखिए उच्चारण स्थान को याद करने का तरीका बताएं तो सबसे अंदर हमारा क्या है, कंठ है। तो पहले कंठ याद कीजिए, कंठ के बाद हमारा क्या आता है, तालु। तालु फिर हमारा क्या आता है, मूर्धा, जीभ का जो घुमा के बोलते हैं तो वो मूर्धा। फिर हमारा दांत और ओष्ठ, ये 5 तो हमारे जो है क्रम है। सबसे अंदर कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और ओष्ठ। आप खुद अपने आप को महसूस कीजिए कि आपका जो स्वर तंत्र है, बोलने के मुख का जो आकार वो कैसा है। सबसे पहले कंठ आप कंठ से कंठ होता है आपका, फिर तालु होता है, फिर मूर्धा होता है, फिर दंत और ओष्ठ होता है। तो दोस्तों जब आप क का उच्चारण जब अ का उच्चारण करेंगे अ और आ का, तो देखेंगे कि सबसे भीतरी वाले भाग से अ और आ का उच्चारण हो रहा होगा। तो ये हमारा अ का उच्चारण, अ और आ का उच्चारण बात करें तो वो कंठ से होता है। फिर हमारा आता है ई और ई। ई और ई जब छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण करेंगे तो हमारा होगा वो तालु से। ई और बड़ी ई का उच्चारण क्या होता है, तालु से। दोस्तों अ आ ई ऊ का उच्चारण करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऊ और ऊ। छोटा ऊ और बड़े ऊ का उच्चारण करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, ओष्ठ। क्या बन जाता है, ओष्ठ। ये हमारे
पहले जो 5 आप तंत्रियाँ हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अगर ये क्रम आपको याद है तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है। सबसे पहले हम कंठ से बोलते हैं और आ का जो है हमारा कंठ से है। फिर तालु की बात करें तो ई और ई का उच्चारण हमारा तालु से होता है। फिर हमारा ऊ और ऊ, आप जब बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जब ऊ बोल रहे हैं तो ओठ का प्रयोग करते हैं, तो हमारा ऊ, जब ऊ और ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारा ओठ से है। फिर हमारा री आता है, री जब बोलते हैं तो हमारा मूर्धा, री का उच्चारण करते समय हमारा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मूर्धा का प्रयोग करते हैं। और अब बात करते हैं ए, ऐ, ओ और औ। अभी दोस्तों हमने बताया कि ए का निर्माण किससे हुआ है, ए का निर्माण हुआ है दोस्तों अ और ई से। ए का निर्माण हुआ है अ और ई से। तो अब बताइए दोस्तों, अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ई का उच्चारण स्थान, तो अ और ई के उच्चारण स्थान से बात करें तो अ का है कंठ और ई का है हमारा तालु। तो ये हमारा बन जाएगा कंठ तालु। ठीक है। तो अब बताइए ये हमारा क्या बन गया, ए। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु। ए और ए हमारा कंठ तालु से हो जाता है। ठीक है। यही इसी तरह हमारा ए की बात करें तो अ और ए का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा कंठ तालु बन जाता है। अब अ की बात करें दोस्तों तो अ का भी हमने बताया था कि अ और ऊ से हमारा बन जाता है ओ। ठीक है। तो अ का क्या है हमारा कंठ और ऊ का ओष्ठ। अब इससे क्या बन जाएगा दोस्तों, कंठोष्ठ। ठीक है। तो ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। इससे हमारा दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बनता है उच्चारण स्थान से कि कौन सा वर्ड किससे, मतलब कि उच्चारण स्थान इसका क्या है। तो अ आ का कंठ, ई का तालु, री का मूर्धा, ऊ का ओष्ठ और ए आई का कंठ तालु और ओ और औ का कंठ ओष्ठ। यही दोस्तों आप इसे ये क्रम जो है आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा, आपका देखिएगा इसी क्रम से हम लोग व्यंजनों को भी हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों स्वर का हम लोग जितना भी टाइप होता है हमने पढ़ लिया, और स्वरों से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये आपके इतने में सही स्वर के क्वेश्चन आपके बनेंगे। और दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आपके लिए वीडियो आपके भाई बहनों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत मदद करेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछते होंगे तो आपके इसी स्वर से अगर पूछेगा तो इन्हीं भागों में से ही प्रश्न आपके बनेंगे। इसके प्रैक्टिस सेट भी अभी आपको कराए जाएंगे। पहले हम आपके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, आपको एक बार कहीं से और मदद लेने की जरूरत न पड़े, किसी अन्य बुक की सहायता ना कर लेनी पड़े और आपको पूरा यहीं से कवर कर लिया जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि और दोस्तों को और लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा या लाभ मिल सके। दोस्तों धन्यवाद।